नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से। और अगर आप एनवायरमेंटल साइंसेज में पीएचडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं डिस्कस करूंगी 10 टॉपिक्स जो एनवायरमेंटल साइंसेज में पीएचडी करने के लिए यूजफुल हो सकते हैं। टुडे आई डिस्कस 10 टॉपिक्स फॉर अ पीएचडी इन एनवायरमेंटल साइंसेज। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट, if you are new to my channel, please do subscribe, and if you like this video, give it your thumbs up and share it with at least 3 friends or WhatsApp groups as Guru Dakshina। तो जो पहला टॉपिक है वो है EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। नाउ व्हाट इज एन EIA? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है? तो जब भी कोई प्रोजेक्ट या डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती है, जैसे कोई इंडस्ट्री बनना, कोई टाउनशिप बनना, कोई घर या मकान बनना, सड़क बनना, रेलवे लाइन बनना, कुछ भी कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी होती है, तो उसका पर्यावरण पे और आस पास की सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है, इसी को हम असेस करते हैं, इसी का मूल्यांकन करते हैं, और उसको कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। बेसिकली इट्स अ प्रोसेस टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ऑन द नियर बाई इन्वायरमेंट एंड द नियर बाई सोसाइटी और पीपल लिविंग नियर बाई। तो इसमें किस तरह से पीएचडी कर सकते हैं? जैसे आपके आसपास कोई टाउनशिप बनी, या कोई बांध बना किसी नदी पर, या कोई सड़क बनी, कोई रेलवे लाइन बनी, तो इससे उसके आसपास के इन्वायरमेंट पे क्या असर हुआ, एयर क्वालिटी पे क्या असर हुआ, वाटर क्वालिटी पे क्या असर हुआ, सॉइल क्वालिटी पे क्या असर हुआ, और आसपास जो लोग रह रहे थे उन पर इसका क्या असर हुआ, इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि कोई एस्बेस्टस की फैक्ट्री है और वो अपने इमिशंस में बहुत सारा एस्बेस्टस इमिट कर रही है, तो उस एस्बेस्टस का आसपास की वाटर क्वालिटी पे क्या कोई असर पड़ा है, आसपास की सॉइल की क्वालिटी पे क्या कोई असर पड़ा है, एस्बेस्टस की फैक्ट्री लगने से पहले वहां किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते थे, अब वहां किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, या उन पेड़ पौधों में एस्बेस्टस का क्या कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है, या आसपास अगर कोई नदी तालाब झरना है तो उसमें रहने वाली मछलियों में एस्बेस्टस का क्या कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है। इस तरह से भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो EIA पे रिसर्च करने के कई सारे तरीके हैं। ड्राई लैब का भी काम हो सकता है, मतलब वो जिसमें किया जाता है केमिकल ग्लासवेयर यूज ना करें। और वेट लैब का भी काम हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, जिसमें केमिकल्स और ग्लासवेयर का काफी उपयोग होगा। तो EIA एक वास्ट टॉपिक है, रिसर्च करने के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अगर आपको भी इंटरेस्ट है EIA में, जैसे मुझे है, तो आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। नंबर 2 पे है बायो रेमिडिएशन। अब बायो रेमिडिएशन क्या होता है? बायो प्लस रेमिडिएशन। बायो मतलब जीव जंतु, जीवन, और रेमिडिएशन मतलब होता है सुधार करना। तो जीव जंतुओं की मदद से अपने आसपास के पर्यावरण में सुधार करना, यह होता है बायो रेमिडिएशन। इस पर बहुत सारा काम हो चुका है, होता ही रहता है, और अनगिनत प्रोजेक्ट्स, रिसर्च पेपर्स इस पर हो चुके हैं, और ये काम करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी हो सकता है। तो बायो रेमिडिएशन में होता क्या है? आप बेसिकली पता लगाते हैं कि किस प्लांट से किस तरह के पोल्यूटेंट का रेमेडी हो सकता है। मतलब सॉइल में जैसे कि एक पोल्यूटेंट है, फॉर एग्जांपल सिलेनियम। सॉइल में सिलेनियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, किसी वजह से आसपास के किसी स्रोत से सिलेनियम सॉइल में आया, सिलेनियम बहुत ज्यादा हो गया। अब उस सॉइल पे खेती बाड़ी करना मुश्किल है, क्योंकि वो एक एलिमेंट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है सॉइल में। तो ऐसा कौन सा प्लांट है जिसको हम वहां लगा देंगे तो उस प्लांट की जड़ें उस सेलेनियम को सोख लेंगी, और वो सॉइल सेलेनियम फ्री हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरसों का पौधा है, उसको हम उस खेत में लगा देते हैं जहां सेलेनियम का कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ चुका है, तो वो सरसों की जो जड़ें हैं वो सारा सेलेनियम अपने अंदर सोख लेती हैं, और उसको फिर उन पौधों को निकाल के हटा दिया जाता है, और वो सॉइल अब सेलेनियम फ्री हो गई। तो ये एक तरीका है बायो रेमिडिएशन का। अब बायो रेमिडिएशन जब प्लांट्स की मदद से होता है तो उसको कहते हैं फाइटो रेमिडिएशन, क्योंकि फाइटो मतलब होता है प्लांट्स। और जब माइक्रोब्स की मदद से होता है तो उसको सिंपली बायो रेमिडिएशन कहते हैं। कई बार वाटर में कुछ ऐसे पोल्यूटेंट हो सकते हैं जिसको कि किसी फिल्टर से क्लीन नहीं किया जा सकता। जैसे कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है जो वाटर में बढ़ गया, तो उसमें कुछ ऐसे माइक्रोब्स डाल दिए जाए जिससे कि वो सारे माइक्रोब्स उस एलिमेंट को सोख लें, और बाद में हम उस पानी को फिल्टर कर लें तो माइक्रोब फिल्टर हो गए। तो ये भी एक तरीका है बायो रेमिडिएशन का। तो बायो रेमिडिएशन पे बहुत सारा काम आजकल हो रहा है, और आप लोग भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस पर आप काम कर सकते हैं। पर बायो रेमिडिएशन का ज्यादातर काम जो है वो वेट लैब का काम होता है। केमिकल्स, ग्लासवेयर्स, प्लेटिंग, ये सारे टेक्निक्स होते हैं। तो अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है तो आप बायो रेमिडिएशन पर काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स। अब ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स या कंट्रोल्ड रिलीज फर्टिलाइजर्स ये क्या होते हैं? बेसिकली ये एक खाद होता है
एक तरह का फर्टिलाइजर होता है जो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में स्लोली रिलीज करता है, मतलब एकदम से नहीं। जैसे नॉर्मली जो फैक्ट्रीज में बनता है यूरिया वगैरह फर्टिलाइजर, यूरिया है, पोटाश है, ये सब बनता है, इसको आप खेत में ऐसे डाल देते हैं और तुरंत न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर देता है। अब इससे एक नुकसान ये होता है कि उतने सारे न्यूट्रिएंट्स खेत में एकदम से रिलीज हो चुके हैं और प्लांट तो उतनी तेजी से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में घुले रहते हैं, और जब बारिश का पानी उस मिट्टी पर पड़ता है तो वो न्यूट्रिएंट्स उस बारिश के पानी के साथ घुल के आसपास के जल स्रोतों में जाते हैं, और फिर उसकी वजह से यूट्रिफिकेशन होता है, जल स्रोत पॉल्यूट होते हैं। यूट्रिफिकेशन के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जरूर देखिए। मैं ज्यादा डिटेल में यूट्रिफिकेशन को डिस्कस नहीं कर रही हूँ अभी यहाँ पर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यूट्रिफिकेशन एक प्रॉब्लम है जो कि रैपिड रिलीज फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनकी वजह से। तो इसलिए स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स पे आजकल बहुत रिसर्च हो रही है, क्योंकि वो ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिलीज करते हैं, उससे सॉइल की क्वालिटी भी बनी रहती है, यूट्रिफिकेशन नहीं होता और प्लांट भी अच्छी तरह से बढ़ते हैं। और जनरली ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट भी एक तरह का स्लो रिलीज फर्टिलाइजर कहा जा सकता है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे रिलीज करता है। तो इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। साइंटिस्ट ये रिसर्च करते हैं कि किस तरह से स्लो रिलीज फर्टिलाइजर्स को डिजाइन करें। इसके अलावा होता है सीड बॉल्स। अब सीड बॉल्स क्या होते हैं? सीड बॉल्स बेसिकली होते हैं कि बीज होता है, बीज को सूखी मिट्टी या हे स्ट्रॉ वगैरह में बांध दिया जाता है और वो सीड बॉल तैयार हो जाता है, और उसको ऐसे ही गर्मी के मौसम में यहाँ वहां जहां भी आपको पेड़ लगाने वहां छोड़ दिया जाता है, रोल कर दिया जाता है ऐसे ही गेंद की तरह। और जब बारिश का मौसम आता है तो धीरे धीरे बारिश के पानी से वो जो मिट्टी या जो घास या जो भी पॉलीमर आपने उस सीड के इर्द गिर्द लपेटा था और उसको एक बॉल में बनाया था, वो बारिश के पानी से घुल जाता है, और जो बीज होता है वो जमीन में लग जाता है। और वो जो मिट्टी वगैरह होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो जहां वो न्यूट्रिएंट्स घुलते हैं वहीं पर बीज वो लग जाता है, और वो जो सीड बॉल्स का जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसको छोटे से अंकुर को थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट देता रहता है, ताकि अंकुर एक पौधा बन जाए, और फिर पौधा तो अपने आप को संभाल ही लेगा बारिश के बाद भी। तो ये होता है सीड बॉल्स। इसको सीड बॉल्स या अर्थ बॉल्स या सीड बॉम्ब्स भी कहते हैं। ये अक्सर सूखाग्रस्त इलाकों में बीज को छोड़ दिया जाता है कि जब भी बारिश होगी तब ये बीज फूटेगा। तो अब वो सीड बॉल्स किस तरह से डिजाइन करें, उनको किस तरह की मिट्टी के इर्द गिर्द उसमें लपेटें, उस मिट्टी में क्या कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हमें डालने चाहिए, इन सब पर भी रिसर्च होती है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है रिसर्च के लिए, क्योंकि आजकल बंजर जमीनों पर पेड़ पौधे लगाने के लिए सीड बॉल्स का तरीका काफी इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि अफ्रीका में भी। तो इसलिए ये अच्छा टॉपिक हो सकता है रिसर्च का। पांचवा टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, इस पे बहुत सारी रिसर्च हो रही है और बहुत तरीके से रिसर्च हो रही है। जैसे कि सिंपल एक तरीका रिसर्च करने का ये है कि आप ये पता लगाएं कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से क्या क्या सोसाइटल चेंजेस आ रहे हैं। जैसे एक मैंने न्यूज पढ़ी थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक खास देश है जो हमारा पड़ोसी देश है, मैं नाम नहीं ले सकती, पर उस देश में क्लाइमेट चेंज की वजह से लड़कियों की शादी जल्दी हो रही। तो मुझे लगा ये क्या बात हुई, क्लाइमेट चेंज की वजह से लड़कियों की शादी जल्दी हो रही है। तो ज्यादा डिटेल पता करने पर पता चला कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वहां के किसान खेती के साथ बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं। वहां के बिजनेसेस जो कि खेती पर डिपेंडेंट है वो ठप हो रहे थे, लोगों के पास इनकम कम है। अब कम इनकम में वो या तो बेटे को पढ़ाएं या बेटी को पढ़ाएं, तो वो लोग बेटे को पढ़ाते हैं और बेटी की जल्दी शादी कर देते हैं ताकि बेटी का खर्चा ना उठाना पड़े। तो ये क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। तो ये एक सोसाइटल इम्पैक्ट है। इसी तरह से इन्वायरमेंट पे और भी इम्पैक्ट हो रहे हैं कि क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से खेती में क्या फायदा नुकसान हो रहा है, आसपास के जंगलों पे क्या असर पड़ रहा है, ये एक तरह का रिसर्च हो सकता है। इसके अलावा कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में भी आप रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि एक कांच के बक्से में एक पौधे को रख दिया जाता है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाया या घटाया जाता है। तो इससे देखते हैं हम रिसर्च करके कि पत्तों का साइज बढ़ा या छोटा हुआ, या पौधे में किस तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हुए या नहीं हुए। तो ये एक तरह का लैब रिसर्च है जो क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है, कि क्लाइमेट चेंज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो है एयर में बढ़ रही है। तो वही चीज हम लैब में करके देखते हैं कि उससे रियल टाइम में पौधों पर क्या असर होता है। तो ये एक तरह का रिसर्च हो सकता है क्लाइमेट चेंज पे। छठा है, इसी से जुड़ा हुआ है, वो है इन्वायरमेंटल चेंज। कि इसमें भी आपको जीआईएस नाम का, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो जानने की जरूरत पड़ेगी कि इन्वायरमेंटल चेंज क्या होता है। कि ये पर्टिकुलर डैम बना तो इसके आसपास पर्यावरण में क्या चेंजेस आए, 10 साल पहले कैसा था, 10 साल बाद कैसा है। या फिर वेटलैंड के ऊपर रिसर्च हो सकती है, 10 साल पहले ये वेटलैंड कैसे थे, कितने वेटलैंड्स इस शहर में थे, अब कितने वेटलैंड्स इस शहर में बचे हैं। तो इस तरह की रिसर्च इन्वायरमेंटल चेंज पे, फॉरेस्ट कवर चेंज, नंबर ऑफ वेटलैंड्स चेंज या एरिया ऑफ वेटलैंड्स का चेंज, या नदी के कोर्स में, नदी का जो रास्ता था उसमें क्या कोई बदलाव आया है,
कोई स्ट्रक्चर बनने से पहले, डैम या रोड बनने से पहले वहां की बायोडाइवर्सिटी कैसी थी, अब क्या हुआ है। तो ये सब इन्वायरमेंटल चेंजेस पे स्टडी करने के, रिसर्च करने के कुछ आइडियाज हैं। अगला टॉपिक है वेटलैंड एनक्रोचमेंट। इस पे एक सेपरेट स्टडी की जा सकती है। इन्वायरमेंटल चेंज के तहत तो आप स्टडी कर ही सकते हैं, वेटलैंड एनक्रोचमेंट पर एक सेपरेट स्टडी की जा सकती है। कि एक शहर को उठा लीजिए, जैसे लखनऊ, जहां से मैंने पढ़ाई की। तो लखनऊ में पहले वेटलैंड्स कैसे थे? 20 साल पहले लखनऊ में कितने वेटलैंड्स थे? वेटलैंड्स का मतलब होता है पानी वाली जमीन जिसमें छिछला पानी हो, जैसे कि 6 महीने पानी रहता हो, 6 महीने पानी नहीं रहता हो, बारिश का पानी वहां इकट्ठा हो, तो वो वेटलैंड होती है। या ऐसा कोई झील, तालाब जिसमें कि बारिश के समय में पानी रहता है, बाद में नहीं रहता है। या फिर ऐसी कोई भी जगह जहां पर पूरे साल छिछला पानी रहता है, जहां की नाव नहीं चल सकती पर पानी वहां रहता है, तो वो सारे वेटलैंड्स में आते हैं। तो अब वेटलैंड का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी में भी, और इकोसिस्टम में भी, और इन्वायरमेंट में। कि वेटलैंड में जब 6 महीने पानी रहता है तो आसपास के खेतों के लिए सिंचाई के काम में आ रहा है, सोसाइटल बेनिफिट है। थोड़ी बहुत मछलियां वहां होती हैं तो लोग उसको खाते हैं, तो सोसाइटल बेनिफिट है। इसके अलावा जब वो पानी इकट्ठा होता है ना वेटलैंड में, तो पानी वेटलैंड से नीचे रिश्ता 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 हुआ वाटर टेबल में मिलता है, और साल भर के लिए उस वाटर टेबल को रिचार्ज कर देता है वेटलैंड। तो ये भी एक इन्वायरमेंटल बेनिफिट है। तो और ये जब कई बार ऐसा होता है, इलीगल एक्टिविटी होती है कि वेटलैंड में मिट्टी भर के उसको भर दिया जाता है, उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, इससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वो खुद एक वेटलैंड का साइट थी, सरकारी जमीन थी, सरकार ने वहां मिट्टी भर दी, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। अब इससे नुकसान क्या हुआ? जब वो यूनिवर्सिटी शुरू में बनी थी, जब मैं वहां की स्टूडेंट थी, तो वहां पर लाल सर बगले, नील गाय और हिरन ये सब देखे जाते थे, क्योंकि वो जंगली इलाका था, वेटलैंड का इलाका था, आसपास वेटलैंड्स थे। तो वहां पर ये जंगली जानवर पनप गए थे। और लाल सर बगले तो खास करके रेयर स्पीशीज हैं। पर जब वो यूनिवर्सिटी धीरे धीरे बनी और सारी जगहों पर बिल्डिंग्स बन गई, सारी बिल्डिंग्स बन गई, तो वहां पे कोई जंगल नहीं रहा, कोई वेटलैंड नहीं रहा, कोई तालाब नहीं रहा, कहीं कोई ऐसी जगह नहीं रही जहां बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। बगले खत्म हो गए, नील गाय दिखनी बंद हो गई, हिरन दिखने बंद हो गए, थोड़े बहुत खरगोश बचे। तो ये इन्वायरमेंट का लॉस हुआ। बाद में हमने एक एप्लीकेशन दी कि यहाँ पर एक डिटेंशन पॉन्ड बनाया जाए, जहाँ की बारिश का पानी जो पूरे यूनिवर्सिटी का होता है, बरसात में 3-4 महीने वो पानी निकलता है, वो एक तालाब में इकट्ठा हो। तो हमारे प्रपोजल पे गौर भी किया गया, और अब एक डिटेंशन पॉन्ड है वहां पर, और लाल सर बगले वहां फिर से देखे जाने लगे हैं। तो ये वेटलैंड का फायदा होता है। इसके अलावा जो वेटलैंड में पानी इकट्ठा होता है वो धीरे धीरे जमीन में रिसता है, और साल भर के लिए वाटर टेबल को रिचार्ज तो कर ही देता है। तो इस पर भी एक बहुत अच्छी स्टडी हो सकती है कि कितने वेटलैंड्स पहले थे, अब कितने हैं, और उसकी वजह से ग्राउंड वाटर टेबल में कितना फर्क पड़ा है। तो अगर आप वाटर की स्टडी में इंटरेस्टेड हैं तो इस तरह की स्टडी बहुत अच्छी स्टडी हो सकती है आपके लिए। तो ये भी एक पीएचडी का टॉपिक हो सकता है। change in the area and number of wetlands in and around this area and the impact on water table, ये बहुत अच्छी स्टडी हो सकती है। इसके अलावा आप रेन्यूएबल एनर्जी या बायोफ्यूल्स पर भी रिसर्च कर सकते हो। आप कैसे रिसर्च कर सकते हैं? तो रेन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। सोलर एनर्जी, तो कैसे हम सोलर एनर्जी को मैक्सिमम हार्नेस कर सकते हैं? आप कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कर दीजिए जिससे कि सोलर एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ जाए, उससे ज्यादा एनर्जी हार्नेस कर पाए, तो वो एक रिसर्च हो सकती है। इसके अलावा सोलर फार्म्स होते हैं, सोलर फार्म्स का इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अच्छा इम्पैक्ट हो रहा है, क्या बुरा इम्पैक्ट हो रहा है, इस पे रिसर्च हो सकती है। इसी में एक कड़ी है बायोफ्यूल्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है, आजकल बायोफ्यूल्स के ऊपर बहुत काम हो रहा है, उस पर आप काम कर सकते हैं। जैसे जेट्रोफा के ऊपर काम कर सकते हैं, या इथेनॉल से बायोडीजल बनाया जाता है, जो जो कॉर्न होता है, जो मक्का होता है, उससे इथेनॉल बनाया जाता है और उसको डीजल में मिक्स करके बायोडीजल बनाया जाता है। तो इससे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, और फूड सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इन सब चीजों पर अच्छी खासी रिसर्च हो सकती है। रिसर्च के अच्छे एरियाज हैं, तो इन पर आप रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा है ग्रीन रूफ्स पर आप रिसर्च कर सकते हैं। ग्रीन रूफ्स क्या होते हैं? बेसिकली छत होती है आपकी, छत पे आप थोड़ी सी मिट्टी डाल के उस पे घास की या किसी और चीज के पौधे लगा सकते हैं, जैसे घास लगा सकते हैं, या वो पौधे जो कम मिट्टी में भी ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज लगा सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है कि अगर आप छत पे आप ये ग्रीन रूफ्स लगा देते हैं, तो छत पर वो एक इंसुलेटेड लेयर का काम करती है, तो जाड़े में आपकी छत ज्यादा गर्म रहेगी, और गर्मी में ज्यादा ठंडी रहेगी, क्योंकि बाहर के और अंदर के तापमान में एक एक्स्ट्रा इंसुलेशन की लेयर आ गई है ग्रीन रूफ्स की वजह से। तो इस पर बहुत काम हो रहा है, यूएस में काम हो रहा है, चाइना में काम हो रहा है, इंडिया में भी काम हो रहा है। इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं कि ग्रीन रूफ्स को किस तरह से डिजाइन करें कि वो साल भर टिके,
और वो गर्मी में आपके घर को ठंडा रखे और जाड़े में आपके घरों को गर्म रखे। स्पेशली जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जहां पर जाड़े में बर्फ वगैरह गिरती है, वहां पर ग्रीन रूफ्स लगा सकते हैं, तो ताकि नेचुरल इंसुलेशन का काम करे और अंदर रूम हीटर्स की जरूरत ना पड़े, घरों के अंदर कम जरूरत पड़े तो बिजली कम खपत होगी। और अगर गर्मी के दिन में वो आपके घरों को ठंडा रखते हैं तो फिर एयर कंडीशनर्स की जरूरत कम होगी। तो इसलिए ग्रीन रूफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इन पर भी अच्छी खासी रिसर्च हो रही है। एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिससे मैंने खुद रिसर्च की थी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री या स्ट्रेस फिजियोलॉजी। अब इसमें क्या होता है, इसमें आप सिंपली देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पोल्यूटेंट ले लेते हैं या फिर एक ग्रुप ऑफ पोल्यूटेंट्स ले लेते हैं और उनका किसी भी पौधे पर या किसी माइक्रोब पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये देखते हैं, और किस तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स उस पौधे में या उस माइक्रोब में प्रोड्यूस हो रहे हैं वो देखते हैं। जैसे कि किसी पौधे को आपने एक ऐसी जगह रख दिया जहाँ की एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, सड़क के चौराहे चौराहे पे कहीं बीच में आपने रख दिया पौधे को, वहां एयर पोल्यूशन है। अब आप दूसरे सेट ऑफ प्लांट्स को, दूसरे पौधे को वहां रखेंगे जहां बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है, और फिर आप कंपेयर करेंगे इन दोनों पौधों की शेप, साइज, क्लोरोफिल कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, स्ट्रेस हार्मोनल कंटेंट, कि क्या होता है कि एयर पोल्यूशन से एक्सपोज होने पर पौधे में क्या क्या चेंजेस आए। तो इस तरह का आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा वाटर पोल्यूशन के केस में होता है कि कोई पोल्यूटेंट है, तो उसमें आप किसी पौधे को ऐसी जगह लगा दीजिए जहां ऑलरेडी वाटर पोल्यूशन है, वर्सेस उसी तरह के प्लांट्स आप दूसरी जगह लगाएं जहां वाटर पोल्यूशन नहीं है, और फिर आप कंपेयर करें कि पोल्यूटेंट की वजह से इस प्लांट में क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसका शेप, साइज, इसकी सीड कंटेंट, इसका फ्लावरिंग टाइम और इसके स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल्स क्या घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। इस तरह का कंपेरिजन कर सकते हैं। ये तो हुए ओपन एनवायरनमेंट की बात। कभी आप कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, लैब में भी ये काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आपने लैब में एक पौधे को रखा जिसको आप एकदम फ्रेश वाटर दे रहे हैं, आप उसको नॉर्मल मिनरल वाटर से आप उसको रोज पानी दे रहे हैं। दूसरा पौधा ऐसा जिसमें आपने पोल्यूटेंट की कोई कॉन्सेंट्रेशन बना रखी है, 10 पार्ट्स पर मिलियन, 20 पार्ट्स पर मिलियन, 30 पार्ट्स पर मिलियन, ऐसे करके आपने अलग अलग पौधे रखे हैं, उसमें उस पोल्यूटेंट को अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में आप डेली दे रहे हैं। जब आप पानी दे रहे हैं तो पानी के साथ, तो आपको ये पता चलेगा कि किस कॉन्सेंट्रेशन पे पौधे में क्या चेंजेस आए। तो इस तरह से भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और ये एक्सपेरिमेंट्स आप भी कर सकते हैं। तो आज मैंने इन्वायरमेंटल साइंसेज में पीएचडी के लिए 10 रिसर्च के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। इसके अलावा कुछ और है जो आप जोड़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। कोई सवाल है तो भी कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। किसी स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने ये वीडियो बना दिया है। उस स्टूडेंट को थैंक यू कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, मेरे ख्याल में नहीं आया कि इस पर स्टूडेंट्स को वीडियो की जरूरत हो सकती है। सो आप सभी के लिए है ये। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो हाउ यू लाइक इट। और अगर पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।